हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित मिश्रा और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एग्ज़ाम टाइम के लिए एक बहुत ही खास पेशकश। इसमें मैं बात करूँगा क्रैश कोर्स जैसी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे बायोलॉजी के क्लास 10th के पूरे क्रैश कोर्स में आप क्या जानेंगे क्या नहीं जानेंगे, और आज हम शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए ये जनरली जो ये सीरीज़ लाई जा रही है वो लाई जा रही है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लास्ट टाइम ये वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक काफ़ी फ़ायदा हो सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में जो आप देने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए इस क्रैश कोर्स के बारे में मैं बता दूं तो अगर आपने मेरा माइंड मैप परचेज किया है जो कि मात्र 20 पेजेस का है और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है, तो मैं सारा कंटेंट उसी से बनाऊंगा और आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी लाइफ प्रोसेस होती है, लाइफ प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंप्लीट होल ह्यूमन बॉडी को या फिर प्लांट्स को या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो जो सिस्टम परफॉर्म करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन साइकिल या जो भी चीज़ें परफॉर्म होती है उनकी बॉडी के अंदर, वो सभी के सभी सिस्टम एक दूसरे से एसोसिएटेड काम करते हैं। उनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। उन्हीं सिस्टम को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। फिर से मैं बात बता दे रहा हूं, हमारी बॉडी जैसे अगर हम ह्यूमंस को लेते हैं तो ह्यूमंस बॉडी के अंदर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तमाम तरह के इंपॉर्टेंट सिस्टम देखने को मिलते हैं। ओके, उसी तरह प्लांट्स के अंदर भी न्यूट्रिशंस, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका एक्सक्रीशन होता है। तो यही तीनों चीजें जो है मिल करके बनाती हैं लाइफ प्रोसेस। तो आइए हम जानते हैं इसी लाइफ प्रोसेस के बारे में एक एक करके चीजों को। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एक प्लांट हो, अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो जाहिर तौर पे हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें सबसे पहली चीज़ किसी भी साइकिल को चलाने के लिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम को चलाने के लिए हमें जो पहली रिक्वायरमेंट है वो होती है न्यूट्रिशन की। उसी तरह प्लांट्स में भी किसी भी तरीके की बायोलॉजिकल प्रोसेस को रन कराने के लिए ज़रूरी होती है एनर्जी की, और एनर्जी आती कैसी है? न्यूट्रिशन से आती है। तो इसीलिए यहां पे सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस। फिर उसके बाद में आती है कि उस न्यूट्रिशंस को हम ब्रेक कैसे करेंगे, तब हम जाकर के पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट। तो बहुत सीक्वेंस से खत्म करूंगा, आपको एनसीईआरटी भी समझ में आएगी और ये भी समझ में आएगा। तो जैसा कि पहले ही चार्ट में आपको देखने को मिल जाता है कि न्यूट्रिशन इज अ मेथड विच फूड इज कंज्यूम। अगर आपको डेफिनेशन जाननी है तो काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इज द मेथड इन विच फूड इज कंज्यूम बाय ऑर्गेनिज्म इनटू अ बॉडी एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। ठीक है, यहाँ पे जो हम न्यूट्रिशंस की बात किया है, न्यूट्रिशंस अलग अलग टाइप्स के होते हैं जिनके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। अब आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे न्यूट्रिशन प्लांट करता है, तो प्लांट जो न्यूट्रिशन करता है उसके लिए प्रोसीजर होती है फोटोसिंथेसिस, जिसमें जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सनलाइट की और क्लोरोफिल की, और इस तरीके से आप फोटोसिंथेसिस को कर पाते हैं। ठीक है, जाहिर तौर पे फोटोसिंथेसिस होने के साथ में वहां पे प्लांट्स के अंदर ही गैस मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फॉर द मेकिंग ऑफ फूड, फॉर द मेकिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि प्लांट किससे लेता है? स्टोमेटा से। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम भी अपने न्यूट्रिशंस को एज अ ग्लूकोज के, एज अ कार्बोहाइड्रेट की तरह लेते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और बाद में बनाते हैं ग्लूकोज, और बचे हुए वेस्ट को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकालते हैं, और जो ग्लूकोज होता है उसको हम लोग ले जाते हैं सेल तक, और साथ में उस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए हमको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, जो हम किससे लेते हैं? जो हम लेते हैं आपके लंग से। किससे लेते हैं? लंग से लेते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद लंग्स के बाद चीज़ें आपको पता है कि हम लोग क्या काम करते हैं कि जो ऑक्सीजन आती है वो बाय ब्लड हमारे अंदर आती है, और जो इनके अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं वो सारी के सारे फूड मटेरियल वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, और हमारे अंदर ब्लड में कैपिलरीज के थ्रू, इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, और फाइनल जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेआउट था जो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं एक एक करके प्रोसीजर्स के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं।
तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होती है और आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा, बहुत सिंपली ढंग से आपको बताने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा पेन को सुटेबल कर लेता हूँ, लेज़र पॉइंटर ले लेता हूँ ताकि आपको ईजिली विजिबल। ओके, तो लुक एट दिस इज द न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफ एंड अदर वन इज हेट्रोट्रॉफ। इफ यू लर्न माय माइंड मैप देन यू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस माइंड मैप। तो जरूर जाकर के अगर आपको परचेस करना है तो आप बता सकते हैं, Amazon पे भी आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी है vedanbiology.in पे, उस पे भी जाके देख सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन, अब ये दो न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉफ में आप केवल प्लांट्स पढ़ते हैं और कुछ ही बैक्टीरिया पढ़ते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, जो केमिकल के थ्रू अपने न्यूट्रिशंस को गेन करते हैं। और आपको पता है कि केमिकल इस अर्थ पे किसी के बाप की जागीर नहीं है, इसीलिए ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। कौन? कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो रिमेंबर कौन कौन है आपके ऑटोट्रॉफ? नंबर 1 प्लांट, नंबर 2 कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सॉरी तो कीमोट्रॉफिक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोल सकते हैं, प्लांट्स बोल सकते हैं, और वाटर के अंदर प्लैंक्टॉन्स बोल सकते हैं। तो ये जो भी आपके हैं यही जनरली हमारे होते हैं ऑटोट्रॉफ। अब लेकिन जो हम मेन ऑटोट्रॉफ मानते हैं वो मानते हैं प्लांट्स को। तो प्लांट्स के अंदर जो ऑटोट्रॉफ होता है वो होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट रिमेंबर फोटोसिंथेसिस दो प्रोसीजर में कंप्लीट होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। एक प्रोसीजर होती है लाइट रिएक्शन जो होती है ग्रेना में। रिमेंबर फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और सनलाइट की प्रेजेंस में जब जो है हमारे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम कहते हैं लाइट एनर्जी। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जब सनलाइट आती है और वाटर मॉलिक्यूल वहां पे होता है, सनलाइट आई, वाटर मॉलिक्यूल यहां होता है, ये सब कहां पे हो रही है? ये हो रही है ग्रेना में। कहां हो रही है? ग्रेना में। लाइट आई ग्रेना में, वहां पे था वाटर मॉलिक्यूल जब टूटा तो उससे क्या बाहर निकला? ऑक्सीजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है कि जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो दरअसल किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर वाटर का? तो दरअसल वो ऑक्सीजन आता है वाटर मॉलिक्यूल से। तो जब सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ध्यान सुनिएगा, इसको क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। और उस दरमियान ऑक्सीजन उससे बाहर निकलता है और यहां से बनती है एटीपी। रिमेंबर मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, सनलाइट आई, वाटर मॉलिक्यूल था ऑलरेडी, हमारे सेल में वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक हुआ तो बनी आपकी ऑक्सीजन। अब बोलोगे सर इस लाइट रिएक्शंस का मतलब क्या निकला? दरअसल ये लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि जब ये लाइट रिएक्शन डन होती है तो उससे हमें फाइनल मिलता है एटीपी और NADPH, जो काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने के लिए, चूंकि इस वाले रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए लाइट की जरूरत है, इसलिए इसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए हमें लाइट की जरूरत नहीं, हमें किसकी जरूरत है? एटीपी की जरूरत है, जो किससे आ रही? लाइट रिएक्शन से, तब जाके ग्लूकोज बनती है। देखिए जूनियर क्लासेस में आपको बताया जाता है, कंप्लीट होल एक रिएक्शन बताई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O मिल गया तो बन गया फोटोसिंथेसिस। बस ऐसा नहीं है, H2O का टूटना, उससे ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ये एक अलग लोकेशन पे हो रहा है, ये एक अलग रिएक्शन हो रही है, इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का बनना वो एक अलग चीज होती है केल्विन साइकिल के चलने से। और केल्विन साइकिल को चलाने के लिए एनर्जी कौन देता है? ग्रेना। और ग्रेना के पास एनर्जी कब आती है? जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है। याद हो गया आपको? तो ये कंप्लीट होल प्रोसेस को बेटा आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, आगे बहुत इंपॉर्टेंस आपको देने वाला है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा कि अगर आपको ये याद नहीं भी हो रहा है तो आप बस जानिएगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, जिसमें एसेंशियल चीजें होती हैं वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड
मॉलिक्यूल, और यही जो है आगे जा करके क्या बन जाते हैं, यही आगे जा करके आपके, देखिए आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो आप सीधे सीधे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी होती है, वाटर, सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट और ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सभी आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर रिएक्शंस करते हैं और वहां पे ये ग्लूकोज को बना ले जाते हैं। बट ध्यान रखिएगा, अगर कोई तुमसे पूछता है कि ग्लूकोज किसके थ्रू बनती है, तो ग्लूकोज बनती है कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर किससे बनता है, वो ऑक्सीजन किससे बनता है, तो वो बनता है वाटर मॉलिक्यूल से। तो प्लांट्स के अंदर आपको एक जो सीरीज है वो याद करके रखनी है, जो इस माइंड मैप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो लीफ होती है, लीफ के जो अपर सरफेस होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मेसोफिल सेल। दो तरह की मेसोफिल सेल किसी भी लीफ में होती है। ये लीफ है, इसको हम ऐसे काट रहे हैं बेटा, हम ऐसे ही देख रहे हैं लीफ को सेक्शन काट के, ये ऐसे 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 नहीं करना लीफ को ऐसे हम देख रहे हैं सेक्शन काट के, ठीक है। तो यहां पे ये है आपकी पैलिसेड मेसोफिल सेल, ऊपर वाली एपिडर्मिस है। हमें एपिडर्मिस से मतलब अभी नहीं रखनी है। इसी एपिडर्मिस पे आपको स्टोमेटा दिखाई देते हैं जो यहां पे नहीं विजिबल हैं पर होते हैं। ये आपकी मेसोफिल सेल है। मैंने एक मेसोफिल सेल को जूम किया हुआ है और इसी मेसोफिल सेल के अंदर होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, जिसको मैंने और जूम किया है तो मैंने बताया है कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना होती है। देखो ये तीन है, तो तीनों को अगर हम कंप्लीट बोलेंगे तो इन्हें ग्रेना बोलेंगे। अगर एक पूरे बंच को लेंगे तो हम इसको ग्रेनम बोलेंगे। और इसमें से जो एक यूनिट है, एक मतलब सिंगल एक है, उसको हम लोग थाइलेक्वाइड कहते हैं। रिमेंबर, इसको याद रखिएगा। ये तीनों होल कंप्लीट ग्रेना है, इसमें से पूरा एक बंच का वो आपका ग्रेनम है, और तीनों मिलकर के आपके क्या बन रहे हैं, ये बनते हैं आपके तीनों मिलके ग्रेना बनते हैं। एक ग्रेनम होता है और एक इसमें से एक यूनिट थैलेक्वाइड कहलाती है। ओके, याद रखिएगा इसको। तो लीफ का सेक्शन काटेंगे तो आपको मिलेगा मेसोफिल सेल। कौन सा मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होती है? पैलिसेड, लंबी लंबी मेसोफिल सेल होती हैं, और इसमें स्पॉन्जी मेसोफिल होती हैं जिसमें अभी फोटोसिंथेसिस आप नहीं देखेंगे नॉर्मल प्लांट्स के अंदर। और यहाँ पे ये आपकी वेन होती है जो जाइलम फ्लोएम, जो ट्रांसपोर्ट का काम करेगी ग्लूकोज वगैरह के, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर एक मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा होती है। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज बनता है, ग्रेना के अंदर होती है लाइट रिएक्शन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन बनता है। याद रखिएगा इस बात को। ओके, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है इस लीफ के अंदर, वो आती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टोमेटा, जिसके बारे में मैं भी आपसे बात करने वाला हूं। तो आइए एक बार समराइज कर लिया जाए हमारे फोटोसिंथेसिस को। लीफ के अंदर होती है स्टोमेटा, स्टोमेटा के अंदर होती है मेसोफिल सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट। यहां पर रिमेंबर याद रखिएगा, मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट। फिर उसके बाद आती है आपकी ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है ग्रेना में होता है एक सिंगल यूनिट जिसे हम बोलते हैं थैलेक्वाइड के अंदर होता है क्लोरोफिल। याद रिमेंबर रखिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक बड़ा प्लेस है और क्लोरोफिल एक छोटी चीज है। रिमेंबर याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा होल कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर बहुत सारे अमाउंट में ग्रेनम है। बात समझे? और उसमें एक सिंगल यूनिट जिससे ग्रेनम बनी हुई है, जिससे ग्रेनम बना हुआ है, उसकी एक सिंगल यूनिट को थैलेक्वाइड कहते हैं। और इस थैलेक्वाइड के अंदर होती है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक छोटी यूनिट है, क्लोरोप्लास्ट एक बड़ी यूनिट है। तो बढ़ते क्रम में पूछ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना, थैलेक्वाइड, इस तरह पूछ सकता है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्लोरोफिल हमेशा क्लोरोप्लास्ट से छोटी यूनिट आती है। क्लोरोफिल में ही कैपेसिटी होती है वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की, एनर्जी बनाने की। तो क्लोरोफिल में होती है लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में होती है। इसी में होता है वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, और O2 जब ये वाटर ब्रेकडाउन होता है तो बनता है O2, ATP और NADPH, जो आगे जाकर के स्ट्रोमा में जाता है, और स्ट्रोमा में जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमा में आती है बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड आती है और फिर चलती है केल्विन साइकिल, और तब बनता है ग्लूकोज। तो विदाउट O2 ATP ग्लूकोज बनना
इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि O2 and ATP प्लस NADPH कहां बनती है? ग्रेना में। और ग्लूकोज आपकी कहां बनती है? स्ट्रोमा में। इस बात को ध्यान में रखिएगा और इस समरी को हूबहू आप इसी तरीके से तैयार करके रखेंगे। इसको बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये आपको लर्न होना चाहिए। तो अगर फोटोसिंथेसिस आता है और आप अगर इसको लिख देते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरे से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ टू स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि स्टोमेटा के ओपनिंग क्लोजिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो बहुत तरीके की होती है, बट रिमेंबर इनके आप पहली चीज तो नॉमेनक्लेचर को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, ठीक है। नंबर 1, ये बीच की जो किडनी शेप की जो सेल्स होती हैं इन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इनमें वैक्यूल्स हैं, ये पूरी प्लांट सेल होती है। वैक्यूल्स होते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, ओके। इनके अगल बगल की जो सेल होती है इन्हीं को हम लोग सब्सिडियरी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। रिमेंबर याद रखिएगा ये आपकी अगल बगल की सेल्स को हम लोग सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं, इनकी सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और जो बीच वाली होती है उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। याद रखिएगा कि स्टोमेटा की जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है और बाहर वाली जो वॉल होती है ये वाली ग्रीन वाली वॉल आउटर थिन वॉल, बाहर वाली वॉल थिन होती है। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, आइए ध्यान देते हैं। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी स्टोमेटा को ओपन करना होता है तो स्टोमेटा में गैस बहुत ज़्यादा मान लो आ गई। अगर स्टोमेटा के गार्ड सेल में गैस ज़्यादा आ गई, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा आ गया, तो स्टोमेटा की जो वॉल होती है, जब आपको पता है अगर आप गुब्बारे में हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूलता है, राइट। जिस समय गैस नहीं है, जिस समय आपकी जो कंडीशंस है वो ऐसी नहीं है कि गैस या आपको ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पे हमारे स्टोमेटा के अंदर कोई भी गैस मौजूद नहीं होती है। तो इनकी जो वॉल होती है वो पूरी तरीके से बंद होती है, मतलब इनकी जो थिक वॉल है वो दोनों आपस में इस तरह जुड़ी होती हैं। क्यों जुड़ी होती हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। रिमेंबर याद रखिएगा कुछ चीज़ों को जो कभी ना भूलिएगा। मैं आपको यहां से एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये हमें तंग भी कर सकता है। तो याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपली तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जिस समय हमारे पास गैस नहीं होती, हम बस गार्ड सेल को बनाएंगे। यहां मान लीजिए हमने गार्ड सेल बनाया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, गार्ड सेल हमने बना दिया। मान लो ये देखिए, मान लीजिए ये गार्ड सेल है, ठीक है। ये गार्ड सेल आपको दिखाई दे रही है। ये गार्ड सेल की अंदर वाली वॉल मैंने क्या बताया था, थिक होती है, बाहर वाली वॉल थिन होती है। अभी इसमें कोई गैस नहीं है इसीलिए ये नॉर्मल पड़े होते हैं, लेकिन जैसे इसके अंदर गैस भरनी शुरू होती है तो ये थिक वाली वॉल होती है ना, थिक वाली, ये इस पतली वाली वॉल के ऊपर प्रेशर डालने लगती है, जिससे कि इसका शेप जो है, पतली वाली वॉल ज़्यादा फूल जाती है और अंदर वाली वॉल जो होती है वो थोड़ी सी इस तरह से मुड़ जाती है, ठीक है। समझ में आ गया ना मेरी बात। पतली वाली वॉल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा जाएगा क्योंकि वो पतली है। अगर आप एयर मारोगे तो इस पे मारोगे तो जिससे कि ये पीछे होगी, पीछे ये वाली वॉल जो होगी, पतली वाली जो वॉल होगी वो पीछे की तरफ मूव करेगी और ये जो थिक वॉल होती है वो भी अपनी वॉल को थोड़ा सा पीछे की तरफ चली जाएगी। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब आप गुब्बारा फुलाते हो ना, मान लो आपका ये गुब्बारा है, राइट। अब ये जो आप गुब्बारा फुलाते हो, इस गुब्बारे में ऊपर वाला एरिया तो आपका पूरा फुल जाता है क्योंकि वहां पे रबड़ कम होता है, बट नीचे वाले एरिया में देखते हो कि रबड़ बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये वॉल थिक होती है ना। तो देखोगे गुब्बारा जल्दी ये वाला रीजन नहीं फूलता, पहले ये फूलेगा, जब यहाँ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तभी ये फूलेगा। उसी तरीके से थिन वाली एरिया जो होती है वो पहले ऐसे, लेकिन जब थिन वाले एरिया पे प्रेशर पड़ा तो ये ऐसे होती चली गई, है ना। और जब ये ऐसे हो गई तो थोड़ा सा थिक वाली एरिया, थिक वाला भी क्या हुआ, अपने साइज को चेंज कर दिया, इसीलिए उनका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके का हो गया। तो इसके अंदर आपको याद रखना है, कोई पूछता है कि कौन सा प्रेशर होता है तो आप कौन सा प्रेशर बताएंगे, आप बताएंगे टर्गर प्रेशर। कौन सा प्रेशर बताएंगे आप, टर्गर प्रेशर। तो स्टोमेटा में कौन सा प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर। तो आप क्या बताओगे, मान लीजिए स्टोमेटा आ गया तो आप ओपनिंग में बताओगे क्या, तो मैं आपको बता रहा हूं आप क्या बताना ना। देखिए नंबर 1 चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि स्टोमेटा ओपन होता है तो स्टोमेटा के ओपन होते वक्त इनकी वॉल पे टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इनकी इनर वॉल पीछे की तरफ मूव कर जाती है और जो आउटर वॉल है वो भी उसी की तरफ मूवमेंट करती है, जिसके कारण स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो टर्गर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं। वहीं पे अगर कोई गैस नहीं है और टर्गर प्रेशर नहीं है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, किसी गैस के द्वारा उसकी किसी सेल के इनर वॉल पे लगने वाला जो प्रेशर होता है उसी को हम लोग टर्गर प्रेशर कहते हैं। बट ये वाली जो वॉल है ये थिक है, ये उल्टा इसके ऊपर प्रेशर डालेगी,
किसके ऊपर, थिन वॉल की तरफ। तो इसको याद रखिएगा, इसी तरीके से आपके स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, प्लांट की कहानी खत्म मैंने किया यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो ऑटोट्रॉफिक में तो बहुत कम कंपटीशन है, बट हेटेरोट्रॉफिक के पास में बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारी चीजें हैं। हेटेरोट्रॉफिक में 3 तरह के न्यूट्रिशंस आते हैं, पैरासाइट, होलोजोइक एंड सैप्रोफाइट। रिमेंबर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। पैरासाइट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, देखो पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लगते हैं हम उन्हें बेसिकली पैरासाइट बोलते हैं। ऐसे जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं वो किसी से भी न्यूट्रिशंस ले सकते हैं। नॉर्मली ये क्या होता है कि ये होलोजोइक नेचर के होते हैं, ये इंजेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर जो हम लोग सबसे बड़ा मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को ही अपने अंदर ले लेते हैं। तो देखो जैसे एक होता है कि आप उससे न्यूट्रिशन लेते हो, राइट, और एक होता है कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ही आप अंदर ले लेते हो। तो इस तरीके के न्यूट्रिशंस को हम लोग होलोजोइक बोलते हैं। इसमें अमीबा हमारा एक फेमस एग्जाम्पल है, और एक होता है आपका सैप्रोफाइट जो डेड और डीके पे डिपेंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट। तो सिंपली एग्जाम्पल तय करते हैं। पैरासाइट आपके सर्वर में लगने वाले जुएं जो होते हैं वो, और कुत्तों में, गायों में आपने देखा होगा लाइस वगैरह लगते हैं वो, ठीक है। प्लाज्मोडियम कैस्कटा प्लांट है, ये कैस्कटा तो प्लांट है, वो आप जानते हैं कि जो चढ़ते नहीं एक दूसरे प्लांट पे, प्लांट जो चढ़ते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पैरासाइट नेचर शो करते हैं। प्लाज्मोडियम जो है वो भी आपका एक पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है, जिससे मलेरिया होती है। आपको पता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर आता है बाय द हेल्प ऑफ मॉस्कीटो, और अंदर आकर के आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है, आपकी ब्लड सेल्स को डैमेज करने लगता है। लाइस टेपवार्म आप जानते हो जिसका नाम है टीनिया सोलियम, तो ये भी आपका एक पैरासाइट है जो आपके इंटेस्टाइन में रहता है। जब आप कुछ खाते हो और आपके खाना इंटेस्टाइन में जाता है तो उनसे ये न्यूट्रिशन लेता रहता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जिसमें कंप्लीट एक होल ऑर्गेनिज्म को ही इंजेस्ट कर लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक अमीबा है और ये है फूड पार्टिकल्स। अमीबा की जो पूरी की पूरी जो स्किन होती है वो बनी होती है एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या काम करती है कि स्यूडोपोडिया हम इन्हें लिए बोलते हैं क्योंकि ये इससे चलते भी है लेकिन ये पैर जैसे दिखते नहीं हैं। बात समझ में आता, पैर जैसा काम तो करते हैं लेकिन पैर जैसे दिखते नहीं, जैसे माउथ जैसा काम तो कर रहे हैं लेकिन माउथ जैसे ये दिखते नहीं है। तो ये क्या काम करते हैं कि ये न्यूट्रिशंस को जैसे ही इनकी स्किन को टच करता है या इनकी सेल को टच करता है, इनकी जो स्यूडोपोडिया होती है वो अंदर की तरफ कॉन्वुलेट कर जाती है। अंदर की तरफ कॉन्वुलेट करके जब फूड पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं तो ये स्यूडोपोडिया आपस में आकर के जुड़ जाती हैं और एक वैक्यूल बना लेती हैं। फिर इनको क्या काम करता है कि अमीबा इनको डाइजेस्ट करता है, इनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कंज्यूम करता है और जो हार्मफुल चीजें हैं उन्हें वो बाहर निकाल देता है। तो ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें कंप्लीट होल ऑर्गेनिज्म को ही धर दबोच लिया जाता है और फिर उसके बाद में जो जरूरी एसेंशियल चीजें इसको रखा जाता है और बाकी चीज़ों को बाहर कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को ही हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं सैप्रोफाइट की, तो सैप्रोफाइट बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन बहुत दफ़े पूछता है कि सैप्रोफाइट जो होता है फंजाई, फंजाई क्या है? तो ध्यान रखिएगा फंजाई हेट्रोट्रॉफ है। फंजाई कैसा है? हेट्रोट्रॉफ है। फंजाई पैरासाइट भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं। बट अगर आपसे पूछे राइजोपस, ईस्ट और मशरूम क्या है, तो ये डेफिनेटली सैप्रोफाइट है क्योंकि ये भी फंजाई ही है। बट ये फंजाई केवल डेड पे लगते हैं इसलिए हम इनको सैप्रोफाइट कहते हैं। बट अगर होल फंजाई की बात करूं तो वो आपके आते हैं हेट्रोट्रॉफ में। तो इस क्वेश्चन को करते वक्त बहुत सावधान रहिएगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर बताता हूं। देखिए हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोनों काम करते हैं, पैरासाइट भी है, सैप्रोफाइट भी है ना। तो फंजाई दोनों है। फंजाई एक कंप्लीट ग्रुप है ना, तो उसमें पैरासाइट भी आते हैं, सैप्रोफाइट भी आते हैं। बट फंजाई में मशरूम, राइजोपस, ईस्ट ये सैप्रोफाइट होते हैं। ये केवल डेड पे ही लगते हैं इसलिए हम इनको तो अगर क्वेश्चन में राइजोपस है, ईस्ट है या मशरूम है और पूछ रहा है कि कौन सा न्यूट्रिशन इसमें होता है तो आप सैप्रोफाइट बताएंगे। और फंजाई दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा न्यूट्रिशन होता है फंजाई में, तो हेट्रोट्रॉफ होता है। इस बात को आप बहुत ही सीरियसली अच्छे से करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए आपके पूरी प्रोसेस है। पहली प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं, दूसरे को डाइजेशन कहते हैं, तीसरी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन, इसेंशियल चीजों को एब्जॉर्ब कर लेना, असिमिलेशन जो अनवेस्टेड चीजों बाहर करना, इजेशन मतलब बाहर निकाल देना। तो इंजेशन मतलब अंदर लेना, इजेशन मतलब बाहर कर देना। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट, आपको पता ही होगा कि भाई अब हम लोग जब आ ही गए हैं
तो जाहिर तौर पे अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बहुत सिंपली तो नहीं है ये, बट सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका माउथ पोर्शंस है, माउथ में आपके पैलेट, यूवुला, टोंग, टीथ। अब यूवुला आप जानते हो, जो यहाँ पे बगल में कौवा, घंटी जो भी आप लोग बोलते हो उसको यूवुला कहते हैं। टंग आप लोग जानते हो फॉर द टेस्ट आइडेंटिफिकेशंस। जो मेन आपकी सलाइवा रिलीज होती है वो तभी रिलीज होती है जब टंग में आपकी टेस्ट को आप महसूस करते हो। जब आप टेस्ट को फील करते हो तो टंग के रिसेप्टर डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपके ब्रेन से, है ना। टंग के रिसेप्टर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपकी ब्रेन से। यही रिसेप्टर्स के कारण ही आपकी सलाइवा क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे देखा होगा रिसेप्टर, अगर आप अपनी जीभ को देखोगे तो उस पर एक छोटे छोटे उभार दिखाई देते हैं गोल गोल से। दरअसल वो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं कि जो भी चीज़ आप खाते हो उनको वो टेस्ट करके आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं और उसी हिसाब से आपकी सलाइवा रिलीज होती है। टंग फॉर द टेस्ट, पैलेट जो ऊपर का पूरा जो जबड़ा होता है, एरिया होता है, वो होता है। टीथ आपको पता है च्युइंग करने के लिए, खाने को मैस्टिकेशन करने के लिए, खाने को अच्छे से जब आप च्युइंग करेंगे तो खाने का अच्छा सा मैस्टिकेशन होगा, बोलस अच्छा बनेगा। अब ये तीनों टर्म समझिए। मैस्टिकेशन का मतलब होता है जब आपकी सलाइवा रिलीज होती है, सलाइवा रिलीज हो रही है और आप खाने को च्युइंग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, फिजिकल ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो इस चीज को बोलते हैं मैस्टिकेशंस, खाने को अच्छी तरह चबाना, ठीक है। और सलाइवा को मिलाना मैस्टिकेशन है। और जब वो सब बन के तैयार हो गया, गोल सा लसलसा सा बन के तैयार हो जाता है आपका खाना, तो उसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। वो इसीलिए होता है ताकि आपके ऊसोफेगस में अच्छी तरह से जा सके। माउथ के इस पोर्शंस को हम लोग ओरल कैविटी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ से आप देखते हैं कि दो पाइपें अलग हो जाती हैं। यहाँ पे ये वो एपिग्लॉटिस होता है जिसके कारण ये जो आपकी ट्रैकिया वाली होती है या विंड पाइप होती है ये क्लोज हो जाती है। बाकी जो आपका फूड है वो पहुंचता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या याद रखना है? रिमेंबर, ईसोफेगस के अंदर आपको याद ये रखना है कि ईसोफेगस में, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारी 3 सलीवरी ग्लैंड होती हैं और ये तीनों सलीवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए तो ये आपकी क्या है? ईसोफेगस है। ईसोफेगस में पेरिस्टालिस मूवमेंट देखने को मिलता है। पेरिस्टालिस मूवमेंट क्या होता है कि जब फूड आता है तो ये वाली जो वॉल होती है वो थोड़ी सी फूल जाती है, फिर वो ऊपर नीचे की तरफ प्रेशर लगाती है तो वो खाना नीचे जाता है। तो इस तरीके से एक सर्कुलर, इस तरीके से सर्कुलर बिल्कुल बन जाता है। उसी को हम लोग मतलब अल्टरनेट बन जाता है, एक जगह फूलेगा एक जगह पचकेगा, एक जगह फूलेगा एक जगह पचकेगा। तो इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टालिस मूवमेंट कहते हैं। फिर आपका फूड स्टमक में जाता है। रिमेंबर, याद रखिएगा जब आप फूड के बारे में सोचते हो या देखते हो या विजुअल करते हो तभी आपके बॉडी में HCl रिलीज होती है। तो ये बिल्कुल मत कहिएगा कि फूड आने के बाद HCl रिलीज होती है, ठीक है। पहले ही जान लीजिएगा कि फूड आने के काफ़ी टाइम के बाद HCl, मतलब फूड आने के पहले ही HCl रिलीज हो चुकी रहती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपकी सैलिवरी ग्लैंड होती है उसमें जो केमिकल होता है उसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। जो यहाँ पे आप खाने को चबाते हो, रोटी को चबाते हो, उसकी सलाइवा कहीं ना कहीं वो सैलिवरी ग्लैंड जो रिलीज करती है सलाइवा, उस सलाइवा में होता है सैलिवरी एमाइलेज जो हमारे खाने के कार्बोहाइड्रेट को छोटे से रूप में ब्रेक करती है, उस कार्बोहाइड्रेट को मिनिमम ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन करती है, केमिकल ब्रेक डाउन करती है। तो याद रखिएगा सैलिवरी एमाइलेज माउथ में होता है जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टमक। स्टमक के अंदर जैसे ही फूड आता है तो उसके पहले यहाँ पे इस रीजन पे आपको एक स्पिंक्चर देखने को मिलता है, जिस स्पिंक्चर्स को हम लोग कार्डियक स्पिंक्चर कहते हैं। ये कार्डियक स्पिंक्चर खाने को अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर जाने नहीं देता है। तो यहाँ पे स्टमक में आने के बाद स्टमक जाना जाता है पेप्सिन के लिए। किसके लिए जाना जाता है? पेप्सिन के लिए। रिमेंबर, याद रखिएगा कि HCl के अंदर, स्टमक के अंदर जब HCl का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो पेप्सिन एक्टिवेट होता है। ये मेरी बात को याद रखिएगा, जब HCl बढ़ने लगता है, जब खाना आता है HCl का अमाउंट बढ़ता है तो स्टमक में, तो उससे जो है पेप्सिन जो होता है वो एक्टिवेट होता है। तो HCl के 2 काम है। पहली चीज फूड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, दूसरी चीज पेप्सिन को एक्टिवेट करना। बिकॉज यहाँ पे मौजूद जो आपका पेप्सिन होता है वो कहीं ना कहीं आपके फूड के प्रोटीन्स को ब्रेक करता है और ये मेजर ब्रेक डाउन होता है यहाँ प्रोटीन का। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है।
अब पेप्सिन एक्टिवेट कैसे होता है, देखिए जनरली हर समय तो हम खाना खाते नहीं हैं, तो जिस समय हम खाना नहीं खाते हैं उस समय आपका पेप्सिन पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही आप फूड को कंज्यूम करते हो तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, पेप्सिनोजन HCl के आने से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा, इस प्रोसेस को कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर यहाँ पे एक स्पिंक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्चर। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्चर बोलते हैं। और यहीं से स्टोमेटा खत्म हो जाती है। क्योंकि फूड अभी स्टोमेटा से आ रहा है तो उस समय यहाँ पे HCl और एसिड बहुत ज़्यादा होता है, तो बाइल सॉल्ट के रिलीज होने से ड्यूडेनम के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बाइल सॉल्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपके HCl को कम कर देता है, मतलब इसकी जो एसिडिटी होती है उसको घटा देता है। कौन, बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट का दो काम होता है, फैट को ब्रेक करना और साथ में आपके HCl का जो कंसंट्रेशन है फूड में मिला हुआ उसको भी कंट्रोल करना, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे होती है आपकी जो दिख रही है आपकी होती है पैनक्रियाज। क्या होती है, पैनक्रियाज होती है जिसमें पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं और यहाँ से रिलीज होते हैं बहुत सारे पैनक्रियाटिक जूस। और यही पैनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, आपके ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने वाले, लाइपेज के लिए बहरहाल यहाँ पे लाइपेजेस भी होते हैं, साथ में गाल ब्लैडर भी होता है जो बाइल सॉल्ट रिलीज करता है। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज आते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में आ करके फूड को कंप्लीटली ब्रेक कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बाय द हेल्प ऑफ पैनक्रियाज एंड बाइल डक्ट। ये बात आप याद रखेंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आपका ब्रेक हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डोडेनम, जेजुनम, इलियम, जब फूड आपका जेजुनम में आता है और फिर इलियम वाले लोकेशन में, मतलब जेजुनम में जब ये रन करता है तो वहाँ पे आपका विली होते हैं, VILI, जो एक उभार ब्रशिंग करने का काम करते हैं और वो विली आपके फूड को एब्जॉर्व करते हैं। जो जो न्यूट्रिशन फूड में ब्रेक हुआ है वो सारी चीज़ें एब्जॉर्व कर ली जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है और जो आपका डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाकी जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, सीकम, रेक्टम, ठीक है ना, सीकम, रेक्टम, और फिर इस तरीके से होते हुए कॉलन, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका होते हुए कॉलन से रेक्टम में आता है, सीकम, कॉलन, रेक्टम। याद रखिएगा इस टर्म को। और इस तरीके से फूड आपका जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो बाहर हो जाता है। बाकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी काफ़ी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ओके, तो ये कंप्लीट मैंने होल आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे और भी बाकी चीज़ें हैं जिसमें आप केवल इंपॉर्टेंट बातें ही ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, मैस्टिकेशन क्या होता है। यहाँ पे जो माउथ होता है वहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे आप एमाइलेज बोलते हो, जो स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर में। सलाइवा जो है वो एक लिक्विड लाइपेज होता है विच ब्रेक डाउन फैट्स। यहाँ पे सलाइवा में कुछ हल्का फुल्का फैट ब्रेक डाउन भी होता है, बट आपको इतना इसको नहीं बताना है, ओके। मतलब NCERT के हिसाब से नहीं रखना है आपको। स्टमक की बात करें तो यहाँ पे HCl का कंसंट्रेशन बढ़ने से पेप्सिनोजन टू पेप्सिन में एक्टिवेट हो जाता है। पेप्सिन जो होता है वो ब्रेक करता है प्रोटीन को, HCl जो होता है वो किल करता है जर्म्स को। जो स्टमक के अंदर म्यूकस वॉल होती है, यहाँ पे जो HCl का pH होता है वो 1.2 1.5 के आसपास, मतलब बहुत ही हाईली एसिड होता है कि मतलब स्किन तक को बर्न कर सकता है, बट वहाँ की म्यूकोसा हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिमिटेड एब्जॉर्प्शंस होता है। यहाँ पे आपकी होती है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जो होती है वो स्टमक के नीचे की तरफ वो फैट को इमल्सिफाई करती है और जो HCl फूड में होता है उसको न्यूट्रलाइज भी करती है। पैनक्रियाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन नाम की प्रोटीन्स होती हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती हैं। काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। साथ में इसमें बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं जो कि आपके स्टमक के आए हुए एसिड को भी न्यूट्रलाइज करते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एमाइलेज होता है जो कि आपके ग्लूकोज को ब्रेक करता है, बचे हुए जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज में, और लिपिड को भी ये ब्रेक करते हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते ही कंप्लीट डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। मोस्ट वाटर, ज़्यादातर वाटर, पेप्टाइडेज डाइजेस्ट प्रोटीन, जो पेप्टाइडेज होता है वो प्रोटीन्स को जो है वो डाइजेस्ट करता है, सुक्रोज डाइजेस्ट शुगर, सुक्रेज। तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बचा हुआ जो वेस्ट होता है उसमें से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्व कर लिया जाता है, विटामिन को एब्जॉर्व कर लिया जाता है। बाकी जो बची हुई चीज़ है वो फीसस बन जाती हैं और वो रेक्टम के थ्रू बाहर हो जाती हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशंस थी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इससे भी ज़्यादा काम की चीज़ है ये साइकिल आप कभी नहीं बोलेंगे। माउथ में होता है मैस्टिकेशन, उसमें होती है सेलिवरी एमाइलेज जो कि ब्रेक करती शुगर, फिर जाता है उसोफेगस में जहाँ पे होती पेरिस्टाइलिस मूवमेंट। उसके बाद फूड कार्डियक स्पिंक्चर्स की हेल्प से पहुंच जाता है स्टमक में जहां पे ब्रेक होती है प्रोटीन ब्रेक होने के लिए जरूरी है एससीएल सिक्रीट होगी, एक्टिवेट पेप्सिन एक्टिवेट होगा और प्रोटीन ब्रेक होगी। पाइलोरिक स्पिंक्चर मौजूद होता है जो कि स्टमक और आपका मौजूद होता है इंटेस्टाइन के बीच में, उस स्पिंक्चर्स को हम लोग पाइलोरिक स्पिंक्चर कहते हैं। फिर उसके बाद आती है आपके डोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। रिलीज होती है आपकी बाइल सॉल्ट एंड पैनक्रियाटिक जूस, ब्रेक लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। डोडेनम के अंदर बाइल सॉल्ट, पैनक्रियाटिक जूस जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेजेस मौजूद होती हैं जो कंप्लीट तरीके से फूड को ब्रेक करती, चाहे वो लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो। और फिर फूड आपका पहुंचता है जेजुनम में जहां पे उसको एब्जॉर्व किया जाता है विली की मदद से, और फिर फूड आपका पहुंचता है इलियम के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में जहां पे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को और वाटर वगैरह को एब्जॉर्व कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर सीकम, कॉलन और रेक्टम, फिर एनल स्पिंक्चर के थ्रू फूड आपका बाहर हो जाता है। तो ये है आपका एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर से हम लोग कल बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए आज इतना ही। आज हमने 2 सिस्टम के बारे में बात किया, कल हम लोग बात करेंगे आपसे मुखातिब होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आपका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।